हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा देखो, यहाँ पे न्यूज़ क्या है, ये आपका पार्लियामेंट में जो आपके लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड आपका ये क्या न्यूज़ डिस्कशन में है वो हम देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि किस वजह से ये टसल आपका हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बेटा स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो ये पोस्ट आपका हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है। आगे हम इसकी पावर भी देखेंगे कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पावर होती है, जिसकी वजह से ये पोस्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि आपका इंडिपेंडेंस के बाद से, जैसे ही आपका फर्स्ट आपका पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या उससे पहले आपका 1946 में जब आपका इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब से ये कन्वेंशन था। कन्वेंशन क्या था कि जो भी आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड होता था वो कंसेंसस से होता था। मतलब पूरा हाउस जो है, लोकसभा के सभी मेंबर आपके आपसी सहमति से ये डिसाइड किया करते थे कि आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होगा। जनरली स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो आपका रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता था, और जो आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो आपका जो ऑपोजिशन पार्टी है उससे बिलोंग करता था। ये कन्वेंशन चलता आ रहा था, ये एक प्रथा चलती आ रही थी 1946 से, है ना। मतलब अब तक आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट 70-75 साल के आपके हिस्ट्री के बाद, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। और जो ये इलेक्शन होगा ना, ये कब होगा बेटा? ये इलेक्शन होगा आपका 26 ऑफ जून को, 26 ऑफ जून 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए इंडियन फ्रीडम की हिस्ट्री के बाद, इंडिया के फ्रीडम के बाद आपका जो है पहली बार इलेक्शन कंडक्ट होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो आपके कई सारे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस ने जो अपना मेंबर यहाँ पे वो किया है, वो है आपके के सुरेश इंडिया अलायंस को आपका रिप्रेजेंट करेंगे। और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है उसे रिप्रेजेंट करेंगे ओम बिरला जो आपके 17th लोकसभा में भी स्पीकर रहे थे। दोबारा से आपका एनडीए अलायंस ने उनका नाम जो है वो सजेस्ट किया है कि वो आपके स्पीकर बने। अब देखो टसल क्या होता है ना, यहाँ पे क्या डिस्प्यूट हुआ है जिसकी वजह से इस बार इलेक्शन नहीं हो, इस बार आपका कंसेंसस से ये पोस्ट आपका अपॉइंट नहीं होगी, इस बार इलेक्शन होने के चांसेस है। पहली चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है कि आपका जब भी आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जाना होता है तो कंसेंसस होता था। लेकिन यहाँ पे कंसेंसस होता था, यहाँ पे पार्टीज भी मेजोरिटी में होते थे, और आपका रूलिंग पार्टी को मिल जाता था स्पीकर, और आपका जो आपका ऑपोजिशन है उसे आपका डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जो है वो मिल जाया करती थी। लेकिन इस बार एनडीए अलायंस ने जो है वो ये बोला कि अभी हम स्पीकर की पोस्ट डिसाइड करेंगे और हम डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को बाद में देखेंगे कि वो डेप्यूटी स्पीकर हम किसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को कंफ्यूजन में रखा गया, उसकी वजह से इंडिया अलायंस के मेंबर को या ऑपोजिशन को ये लगा कि हो सकता है आपका इंडिया गवर्नमेंट अपना ही स्पीकर बना दे और अपना ही मेंबर को डेप्यूटी स्पीकर बना दे। तो मतलब जो एक चेक एंड बैलेंस की जो कंडीशन हुआ करती थी, जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बीच में हुआ करती थी, वो कंडीशन आपका फॉलो नहीं हो पाएगी। मतलब इंडिया अलायंस को लगा कि हो सकता है उनके साथ धोखा हो जाए, स्पीकर की पोस्ट तो उनके हाथ से चली ही जाए और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट भी उन्हें ना मिले, है ना। तो ये एक चेक एंड बैलेंस है ना, जो चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता था, जो वॉइस ऑफ मैनेजमेंट होती थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आपके ऑपोजिशन की, वो चीज़ें आपका रुक सकती हैं। इस वजह से यहाँ पे इंडिया अलायंस ने क्या सोचा कि देखो, बीजेपी को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिली है ना, वो 240 मिली है। बीजेपी को जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 240 है। मतलब बीजेपी अकेली तो आपका यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकती स्पीकर की पोस्ट, है ना। और इंडिया अलायंस को जो है वो 290 के अराउंड सीटें मिली हैं। अब कभी भी अगर आपका इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में आपको मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी आपको कितने की चाहिए होगी? 543 सीट्स में से, 543 सीट्स में से आपको मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, तो आपको ज़रूरत होगी 272 सीट्स की, है ना। 272 सीट्स अगर आपको चाहिए होंगी, अगर 272 वोट्स फेवर में पड़ते हैं किसी भी कैंडिडेट के, तो वो यहाँ पर स्पीकर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखो सिचुएशन समझना। सिचुएशन ये है कि बीजेपी को मिली है आपका 240 सीट्स, ठीक है। बीजेपी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था तेलुगु देशम पार्टी को, टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को प्रॉमिस किया था कि तेलुगु देशम पार्टी का जो आपका स्पीकर होगा वो तेलुगु देशम पार्टी का कोई मेंबर होगा, है ना। इस तरीके का कुछ आपका अलायंस एग्रीमेंट्स हुए थे जब आपका एनडीए अलायंस बना था। एनडीए अलायंस में यहाँ मेजॉरिटी दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी है, तो तेलुगु देशम पार्टी को ये था कि हमारा स्पीकर बन जाएगा, तो उससे हमें एक अपर हैंड मिल जाएगा पार्लियामेंट में, या उससे हमें एक अपर हैंड मिल जाएगा लोकसभा में, जिससे हम अपनी चीज़ें जो है वो रूल कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ पे जो मेंबर आपके ओम बिरला आ रहे हैं वो आपके बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मतलब तेलुगु देशम पार्टी को वो नहीं मिला। तो हो सकता है तेलुगु देशम पार्टी में एक आपका इंटरनल डिस्प्यूट हो, या इंटरनली वो बीजेपी को सपोर्ट करना ना चाह रहे हों। दूसरी चीज़, आपका दूसरा सपोर्ट किया था आपका लोग उसने नीतीश कुमार जी की पार्टी ने किया था आपका बिहार से, है ना? जनता दल पार्टी ने। तो यहाँ पे वो चीज़ भी है कि जनता दल को भी अगर लगता है कि बीजेपी की पावर को अगर कंट्रोल करना है, तो हो सकता है हम यहाँ पे फ़ेवर कर दें इंडिया अलायंस को स्पीकर के पोस्ट के लिए। स्पीकर का पोस्ट बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट ईयर आपका ये जो लास्ट 17th लोकसभा थी, मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे इस स्पीकर का पोस्ट का बहुत क्रूशियल रोल रहा था, जिसकी वजह से ये पोस्ट इस समय और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके ऑपोजिशन के लिए, है ना? तो यहाँ पे ये जो आपके हल्के से डाउट्स जो हैं, इन डाउट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है आपका इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस की कोशिश यही है कि इन केस अगर तेलुगु देशम पार्टी में कुछ भी आपका टसल है बीजेपी से रिलेटेड, या आपकी जनता दल में कुछ भी आपका डाउट है बीजेपी से रिलेटेड, तो उस डाउट का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ पे हम ये जो पोस्ट कंटेस्ट करते हैं, और हो सकता है कि अगर इंडिया अलायंस से या ऑपोजिशन से अगर आपका ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जो अपॉइंट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी आपका बेटा इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा कि इन केस इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट कोलैप्स करती है, इन केस या इन फ्यूचर अगर आपका टीडीपी और जनता दल जो है वो अपना जो वो है एग्रीमेंट या अपना जो अलायंस है वो वापस लेता है एनडीए से, तो हो सकता है इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन जाए। तो इस वजह से ये एक ऐसा फ्लोर टेस्ट के तौर पे भी हो रहा है, और दूसरा आपका जो लोकसभा है ना? वो लोकसभा में एक बहुत क्रूशियल रोल होता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा का, तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ये टसल है। अब हुआ क्या था कि आपके जनरली कंसेंसस से होता है, तो इस बार राजनाथ सिंह जी जो हैं बीजेपी के मेंबर हैं, किरण रिजिजू जो हैं उनसे बोला गया था कि आप ऑपोजिशन से बात करिए और ऑपोजिशन से बोलिए कि आप कंसेंसस दीजिए जिससे ओम बिरला जी को हम जो है वो आपका स्पीकर बनाएँ। तो ऑपोजिशन ने बोला था कि हाँ ठीक है, हम ओम बिरला जी के नाम को सजेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम ओम बिरला जी के नाम को, लेकिन पहले आप क्या करिए, पहले यहाँ पे आप ये कंफर्म कर दीजिए कि डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट होगा वो किसे जाएगा, है ना? और यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो कंफर्म नहीं किया किसे जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्शन वाली कंडीशन जो है वो आपका जो है अराइज हुई है। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल है। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 ये बोलता है कि आपका जो भी हाउस होगा, और स्पेशली यहाँ पे लोअर हाउस की बात करी गई है, लोकसभा की बात करी गई है, उसमें एक पोस्ट आपका स्पीकर और एक पोस्ट आपका डेप्यूटी स्पीकर की होगी, है ना? और आर्टिकल 94 ये बोलता है कि आपका ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा, इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, ये रेजिग्नेशन किसे देंगे, किसे आपका रिजाइन करेंगे, किसे हेड करेंगे, कब कब इनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट हो सकती है, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका आर्टिकल 94 है, ठीक है? यहाँ पे आर्टिकल 96 और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। यहाँ पे बोला गया कि इन केस कभी भी रिमूवल होता है स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का, तो अपने रिमूवल के टाइम पे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो आपका हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसे प्रिसाइड नहीं करेंगे, जो आपका सदन की बैठक चलेगी उसे आपका हेड नहीं करेंगे, ऐसा मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 96 में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेंगे, एक टर्म हम यहाँ पर और समझ लेंगे, वो है आपका प्रोटेम स्पीकर का। एक टर्म मैं आपको और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट क्या है बेटा, जैसे ही आपका इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, जनरल इलेक्शन होने के बाद जैसे ही हाउस की पहली सिटिंग होती है, जो पहली सिटिंग आपका कल होगी, जो आपका पहली सिटिंग जो होती है आपका, उस पहली सिटिंग में क्या होता है, जो आज हो चुकी है पहली सिटिंग, है ना? उस सिटिंग में क्या होता है आपका, एक पर्सन जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है आपका हाउस का, उससे आपका हाउस जो है वो अपॉइंट कर देता है प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि स्पीकर की पोस्ट जैसे ही आपका जनरल इलेक्शन हो जाएगा, पहली सिटिंग होगी, तो जो ओल्ड स्पीकर होंगे, मतलब 17th लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो रिजाइन कर देंगे, प्रोटेम स्पीकर जो है वो आपके अपॉइंट हो जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर सभी मेंबर्स को ओथ वगैरह का जो सेरेमनी होती है वो कंडक्ट करवाएंगे, और प्रोटेम स्पीकर ही नेक्स्ट टर्म के लिए या नेक्स्ट डे जो आपकी नेक्स्ट सिटिंग होगी उसके लिए डिसाइड कर देंगे कि उस दिन आपका जो है वो स्पीकर का इलेक्शन होगा, या स्पीकर जो है वो आपके डिसाइड होंगे। तो ये प्रोटेम स्पीकर वाला चीज़ें याद रखना। और एक चीज़ और भी याद रखना कि प्रोटेम स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में
मेंशन नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है लोकसभा के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ें समझा। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पॉइंट जो हमें समझना है कि आपके स्पीकर की पावर क्या क्या होती है, जिसकी वजह से ये पोस्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसकी वजह से आपका ऑपोजिशन बोल रहा है कि हम इस पोस्ट के लिए कंटेस्ट करेंगे। तो देखो पहली चीज़, प्रोसाइड ओवर द सेशन। ठीक है, आपका जो लोकसभा होगी, लोकसभा की जो सिटिंग होगी, मीटिंग होगी, उसे प्रोसाइड करेगा। प्रोसाइड करेगा मतलब यहाँ पे वो देखेगा कि आपका डेकोरम मेंटेन हो। डेकोरम मेंटेन हो मतलब लोकसभा में आपका कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो लोकसभा की रिस्पेक्ट को हर्ट करें, है ना, ड्यूरिंग द डिबेट। और एंश्योर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, वो देखेगा कि क्या आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझना, पहले क्या हुआ था, बहुत सारे जो आपके लोकसभा के या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था? कि बोला गया था कि आप जो है वो लोकसभा का या पार्लियामेंट के डेकोरम को मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो आपके कंडक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी को 10 दिन के लिए किया गया, किसी को 1 सेशन के लिए किया गया, किसी को उस दिन के सेम डे के लिए किया गया। मतलब अलग-अलग मेंबर्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेकोरम। और ये डिसाइड किसने किया था? ये डिसाइड किया था आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा ने। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा पे एक इंपॉर्टेंट पावर क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई करवा रहा है मेंबर को ऑन द बेसिस ऑफ डेकोरम, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। क्या आपका जो इम्प्रॉपर डिसिप्लिन में कोई होगा, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट जो है वो वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स का और बिहेवियर का वो लगेगा, जिससे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है। लास्ट ईयर ये चीज सारी चीजें आपके बहुत हाईलाइट हुई थी। डिसीजन ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पीकर डिसाइड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय द मेंबर ड्यूरिंग द डिबेट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री रूल एंड प्रोसीजर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, कि देखो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में रूल एंड प्रोसीजर हैं वो आपके लिखे हुए हैं, बट क्या रूल और प्रोसीजर का आपका क्या मतलब होगा, है ना, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब यहाँ पे जो रूल एंड प्रोसीजर जिनके बेसिस पे मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उसको डिसाइड कौन कर रहा है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि बेटा देखो अल्टीमेटली देखो, अगर आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया, तो जो लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी बिल पास होगा, बिल पास होते टाइम पे जो मेजोरिटी होगी, वो आपका ऑपोजिशन की मेजोरिटी कम हो जाएगी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी था, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसे अपर हैंड मिल जाता है, थ्रू स्पीकर मिल जाता है ना। दूसरी चीज़ क्या है? सर्टिफाई मनी बिल। अब देखो कोई भी बिल जो आता है ना, मनी बिल, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मेंशन है मनी बिल। ठीक है, 110 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के मनी बिल। तो कोई भी बिल जो होता है ना, मनी बिल, मनी बिल की जो पावर होती है वो लोकसभा में बहुत ज़्यादा, लोकसभा को पावर होती है मनी बिल से रिलेटेड। राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं होती मनी बिल से रिलेटेड। तो मतलब कोई भी बिल अगर आपके रूलिंग पार्टी को पास करवाना होता था, तो वो क्या कर देते थे, उसे मनी बिल में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा बोल देते थे कि ये बिल मनी बिल है, लोकसभा में मेजोरिटी थी रूलिंग पार्टी की, तो वो बिल पास हो जाता था बिना राज्यसभा की आपके मेजर इंटरफेरेंस से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे बिल्स ऐसे जो हैं वो आपके पास करवाए गए हैं। अगली चीज़, कास्टिंग ऑफ वोट। कास्टिंग ऑफ वोट देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जब भी किसी बिल पर मेजॉरिटी नहीं होती, मतलब दोनों जो वोट हैं वो आपके इक्वल होते हैं, है ना, फेवर में और अगेंस्ट में वोट इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उसे कास्टिंग वोट की आपकी पावर होती है। मतलब वो जिस पार्टी को या जिस साइड को वोट कर देगा, मतलब वो रूलिंग को या फिर ऑपोजिशन को, जिस तरफ भी वो वोट कर देगा, है ना, अगेंस्ट में या फेवर में, तो वो बिल आपका वही हो जाएगा। मतलब अगर उसने अगेंस्ट में कर दिया तो बिल आपका खत्म हो जाएगा, और अगर उसने रूलिंग पार्टी की तरफ कर दिया या उसने फेवर में बिल के अगर वोट कर दिया, तो बिल जो है वो पास हो जाएगा। तो कास्टिंग वोट आप समझते हो कि कुछ क्रूशियल पॉइंट्स पे कितनी इंपॉर्टेंट पावर बन जाती है आपके कास्टिंग ऑफ वोट। तो ये पावर भी किसे होती है? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा को। अगली चीज़, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी है, चाहे वो आपकी सीबीआई के या ईडी के या और भी जो हैं आपके मेंबर्स, उनसे रिलेटेड आपकी कई सारी कमिटीज़ बनती हैं पार्लियामेंट में, बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे इश्यूज़ पे आपका उनसे आपके इंक्वायरी से रिलेटेड आपकी कमेटीज़ बनती हैं। इस तरीके से कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनती हैं, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी बनती है। तो ये सारी कमेटीज़ बनेंगी, इन सारी कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने की अथॉरिटी किसके पास होती
है। ये अथॉरिटी होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। तो हो सकता है उस कमेटी में किस मेंबर को रखना है, किसे नहीं रखना, कौन कितना फेवरेबल होगा कौन सी पार्टी के लिए, ये सारी चीज़ें आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा पे डिसाइड करेंगी। तो इस वजह से भी आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है ना? उसके बाद आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट द लोकसभा इन इट्स रिलेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा, है ना? दे आल्सो रिप्रेजेंट लोकसभा इन एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सेरेमोनियल फंक्शंस, है ना? इस चीज़ में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट, है ना? अब रिजॉल्विंग पार्लियामेंट्री इश्यूज जो होते हैं, पार्लियामेंट के बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उन्हें भी रिजॉल्व करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो प्रिस्क्राइब होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी फॉलो करने के लिए होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि लास्ट ईयर आपके कुछ मेजर इश्यूज हुए थे, क्या इशू हुए थे? कि जैसे आपके कई पार्टीज के जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना? तो किसी भी पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसे होती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा की। जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वहाँ पे जो अपोजिशन है उनकी मेंबरशिप कम हो जाएगी, तो वो किसी भी बिल पे अपना जो डिमांड है वो स्ट्रांगली नहीं कर पाएंगे, ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ था वो कई बार डिसिप्लिन के बेसिस पे हुआ था, कई बार ऐसे वर्ड के बेसिस पे हुआ था कि आपने पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ किया है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या जो आपके रूल एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, डेकोरम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के लिए आपका सही नहीं है। तो आप वो कोई भी वर्ड डिसाइड कर सकते हो। उसके पीछे भी हुआ था, आपने लास्ट में न्यूज़ भी देखा था, है ना? जनवरी के आसपास न्यूज़ भी आया था कि 92 प्लस एमपीज़ जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उन्हें एक साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना? तो आप समझ रहे हो ना ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। राहुल गांधी जी जो थे उनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो वो आपका आपका बिल्कुल आपकी इमीडिएटली उन्हें डिस्क्वालीफाई करके उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा से हटा दिया गया था सेम डे से, जिस दिन उनके अगेंस्ट में जो है वो आपका डिसीजन आया था लोअर कोर्ट में 2 साल की सज़ा का, जबकि उन्होंने बोला था कि हम इसे चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर होते हैं। जहाँ पे जब वोटिंग होती है, वोटिंग में आपका बेटा हर बार वोटिंग आपका ऑन पेपर नहीं होती है। कई बार आपके सिर्फ कंसेंसस में आपसे हाथ उठवाए जाते हैं कि कौन-कौन जो बिल है उसके फेवर में है। तो अगर स्पीकर को लगता है कि ज़्यादा हाथ उठे हैं, जो फेवर में उठे हैं, तो स्पीकर बिल को पास बोल देता है। तो कई बार ऐसा भी ये एम्बिग्यूटी होती है कि हो सकता है कि कम हाथ उठे हों फेवर में, बट स्पीकर ने बोला कि मुझे लगा था कि ज़्यादा लोग फेवर में हैं, इस वजह से हमने ये जो किया है वो बिल को पास कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे और भी क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्पीकर का रोल जो होता है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये समझने की कोशिश करना कि ये रोल आपका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से इस पे इतना ज़्यादा टसल यहाँ पर चल रहा है ना? तो चलो बेटा, इस न्यूज़ से यही था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके बन सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, है ना? और आप हमें इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं या हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।